बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट, लेक्चर नंबर 17, सेक्शन 34 36। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट, सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको रीडिंग करवाऊँगा तो आपको ना ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया है कि जी डिस्प्यूट की सूरत में हम आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाएंगे, ठीक है, तो अब पार्टीज़ के पास दो रेमेडीज़ हैं। या तो वो प्रॉपर सूट में आ जाएं या वो आर्बिट्रेशन में आ जाएं। ठीक है, अच्छा अब अगर दोनों में चॉइस करनी हो तो पहले उन्होंने आर्बिट्रेशन वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और फिर उन्होंने सूट वाला प्रोसीजर या आर्बिट्रेशन वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है या सूट वाला प्रोसीजर जो है उन्होंने अडॉप्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि अब ये पार्टियों की चॉइस है कि उन्होंने क्या आर्बिट्रेशन के तहत फैसला करवाना है या उन्होंने ऑर्डिनरी सूट के ज़रिए फैसला करवाना है। ठीक है, तो अब पार्टीज़ को विजिलेंट होना पड़ेगा। मसलन अगर एक पार्टी जो है वो क्या करती है, वो उसमें आ गई है, सूट में आ गई है, ठीक है, सूट में आ गई है, और दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में आई है और उसने जवाब दावा दे दिया है, और अब वो कोर्ट को कहती है जी आर्बिट्रेशन क्लास था उसके तहत फैसला होना है, तो कोर्ट कहेगी नो। क्यों? क्योंकि तुमने आते साथ ही जवाब दावा देने से पहले ये बात कहनी थी कि जी पहले मैं चाहता हूं कि पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो क्या हो, वो फैसला हो। इसी तरह देखिए, लिमिटेशन तो नहीं रुकेगी एक दावा दायर करने की, तो अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा भी है तो वो पार्टी बेशक वो प्लेंटिव ही है, उसको एक दफ़ा दावा ज़रूर करना पड़ेगा ताकि मेरा दावा टाइम बार ना हो जाए, और मीनवाइल वो कोर्ट को ये भी एप्लीकेशन देगा कि जी मैं चाहता हूँ कि पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो क्या हो, वो फैसला हो। अच्छा, अब क्या होगा, कोर्ट में दावा दायर हो गया, अब कोई भी पार्टी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अब वो चाहते हैं कि जी पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला हो, तो वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन देंगे कि जी इस प्रोसीडिंग को, ये सूट की प्रोसीडिंग को स्टे करें और पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाएं। ठीक है, तो अब कोर्ट उनकी बात सुनेगी, उस एप्लीकेशन पे उनके आर्गुमेंट सुनेगी और सुनने के बाद कोर्ट फैसला करेगी, या तो अपनी प्रोसीडिंग को सेक्शन 34 और सीपीसी का सेक्शन 10 उसके तहत सैनाडाई अर्जन कर देगी कि जब तक आर्बिट्रेशन के तहत प्रोसीडिंग नहीं हो जाती ये दावे की को डिसाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट कहेगी कि नहीं भाई, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट कहेगी नहीं, मैं ही इस मैटर को जो है वो मैं सुनूंगा और मैं इसका क्या करूंगा, मैं फैसला करूंगा। अच्छा, अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फैसला करेगी कि क्या कोई सफिशिएंट काज है। अगर तो कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसी सफिशिएंट काज नहीं है कि मैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के तहत फैसला ना करवाऊं, तो फिर कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को स्टे करेगी और पार्टियों को कहेगी जाओ पहले उधर से फैसला करवा के आओ। अब मैं सेक्शन 34 को पढ़ता हूं तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, power to stay legal proceeding where there is an arbitration agreement, where any party to an arbitration agreement or any person claiming under him। अच्छा, any party से क्या मुराद है, प्लेंटिव भी और डिफेंडेंट भी, ठीक है, कोई भी दे सकता है। टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है, बस वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की क्या होनी चाहिए, वो पार्टी होनी चाहिए। और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम का क्या मतलब है, यानी उसका मुख्तार खास हो सकता है, उस पार्टी का मुख्तार आम हो सकता है, उसका वकील हो सकता है, और वो पार्टी का लीगल हेयर हो सकता है अगर वो पार्टी पड़ गई है। अच्छा जी,
where any party to an arbitration agreement and any person claiming under him commencing any legal proceeding against any other party to the agreement or any person claiming him in respect of any matter agreed to। अच्छा, कमेंसिस एनी लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है कि वो सिविल कोर्ट में आए हैं कोई सूट लेके, यानी आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत नहीं आए, बल्कि वो क्या आए हैं, वो उन्होंने अदरवाइज प्रोसीडिंग स्टार्ट की है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, और किस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर एग्रीड टू बी रेफर्ड, यानी जिसके बारे में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, जिसके बारे में आर्बिट्रेशन का क्लॉज है। तो फिर क्या होगा, एनी पार्टी सच लीगल प्रोसीडिंग, क्या मतलब प्लेंटिव भी और डिफेंडेंट भी, वो क्या करेंगे, एट एनी टाइम बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट आने से पहले आर टेकिंग एनी अदर स्टेप इन प्रोसीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे प्रोपोजिशन भी आ सकती है कि ये अदर स्टेप्स क्या हो सकते हैं वो लेने से पहले क्योंकि यहां पे स्टॉपल लग जाएगा। अगर एक पार्टी सोई रही और दावे में मटेरियल कार्रवाई होगी तो वेवर का डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर अप्लाई होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो जाएगी, और ये समझा जाएगा कि पार्टीज ने अपना राइट जो था ना, फर्स्ट राइट फॉर डिसीजन थ्रू आर्बिट्रेशन, उसको क्या कर दिया है, वेव कर दिया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एट एनी टाइम बिफोर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट आर टेकिंग एनी अदर स्टेप इन प्रोसीडिंग, क्या कर सकते हैं, अप्लाई टू द जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर हिम द प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। वो जो कोर्ट है जहां पे वो सूट या वो लीगल प्रोसीडिंग या 12(2) व्हाट्सएवर जो भी है वो पेंडिंग है, वो उनको एक एप्लीकेशन मूव करेंगे अंडर सेक्शन 34, और उसमें क्या कहेंगे, टू स्टे द प्रोसीडिंग, कि जज साहब आप अपनी प्रोसीडिंग को स्टे कर दें क्योंकि हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो मौजूद है और हमने उसके मुताबिक क्या करवाना है, फैसला करवाना है। एंड इफ सेटिस्फाइड, और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है दैट देयर इज नो सफिशिएंट रीजन why the matter should not be referred in accordance with the arbitration agreement, and that the applicant was at the time when proceedings were commenced and still remains ready and willing to do all things necessary to proper conduct of the arbitration, such proceeding may take an order staying the proceeding। तो अगर कोर्ट इस चीज पे सेटिस्फाइड है कि कोई रुकावट ही नहीं है इस चीज के बारे में कि आर्बिट्रेशन से फैसला करवाया जाए, और फिर जो ये कह रहा है कि कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को स्टे करे, कोर्ट समझती है कि वो भी शरारती नहीं है कि पहले उसने खुद जो है वो क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कंप्लायंस नहीं की और अब कह रहा है आर्बिट्रेशन को भेजा जाए। तो कोर्ट को लगता है कि वो पहले भी तैयार था अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, अपना पार्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के हवाले से परफॉर्म करने के लिए, और अब भी विलिंग है। तो कोर्ट क्या करेगी, अपनी प्रोसीडिंग को क्या कर देगी, स्टे कर देगी। यानी दो कंडीशंस है। एक कंडीशन तो ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि ऐसी कोई वजह है ही नहीं कि मैं ये कहूं कि भाई आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला नहीं होना बल्कि कोर्ट ही करेगी, ठीक है, यानी नो सफिशिएंट कॉज है ही नहीं कि कोर्ट इस चीज का ऑर्डर ही ना करे कि भाई जाओ आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाओ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो पार्टी एट डिफॉल्ट भी नहीं है जो ये कह रही है कि पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाना है। अच्छा, नो सफिशिएंट रीजन, इसके बारे में हम इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे कि इसकी क्या इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं। नो सफिशिएंट रीजन, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जहां पे दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को तस्लीम भी कर रही हैं, ठीक है, उससे डिनाई भी नहीं कर रही, लेकिन दूसरी पार्टी सिर्फ इतना कहती है जी कि मैंने कोर्ट से फैसला करवाना है, तो वहां पे नो सफिशिएंट रीजन होगी, कोर्ट कहेगी नहीं कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है कि मैं कहूं कि पहले आर्बिट्रेटर ने फैसला नहीं करना। लेकिन जहां पे एक पार्टी कहे कि जी प्रोसीडिंग को स्टे कर दें और पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज के तहत फैसला करवाएं, और दूसरी पार्टी कहे मैंने तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया,
या वो एंट्री फॉल्स एंड फ्रिवलस है, तो यहां पे कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करेगी, पहले इस चीज का फैसला करेगी कि क्या वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट भी हुआ है या नहीं हुआ। अगर प्रूव हो गया तो अगेन कोर्ट क्या करेगी, पहले कहेगी आर्बिट्रेटर से फैसला करवाओ और फिर उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आर्बिट्रेटर से फैसला होके आ जाता है पार्टीज का अवार्ड और कोर्ट उसको वैलिड समझती है, तो ये वाली जो है जो कोर्ट में दावा सब जुडिस था वो क्या हो जाएगी प्रोसीडिंग, वो उस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर से फाइनल हो गया डिसीजन। ठीक है। और अगर कोर्ट उस प्रोसीडिंग को नहीं मानती तो फिर कोर्ट की ये जो अपनी प्रोसीडिंग है कोर्ट इसको चलाएगी अपनी स्टे की प्रोसीडिंग को ख़त्म करके, और इसका क्या करेगी, इसका फैसला करेगी। तो होप कि आपको इस सेक्शन की जो है वो कुछ हद तक समझ आई है। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि सेक्शन 34 का ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, बेसिकली ना मेरी मजबूरी है आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाना, क्योंकि आपको पता है प्रोपोजिशन भी फिर उस हिसाब से आ जाती हैं। ठीक है, तो नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे कलम आपका नहीं रुकेगा। A bare reading of section 34 of the Arbitration Act shows that the object which is to be minimize the agony of the parties from facing a protracted trial suit by referring the matter for arbitration. The only condition precedent for staying the proceeding under this section is that the party filing the suit and the party requesting for the stay of the proceeding should have agreed through an agreement that all matter would be referred for arbitration, provided that such dispute refer falls within the compass of the agreement itself. देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ ये है कि भी पार्टीज का आर्बिट्रेशन के जरिए जल्दी फैसला हो जाए, बजाय इसके कि वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल जो है और लेंथी प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करे। तो सेक्शन 34 का मकसद जो है वो ये है कि पहले आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर जो है उसको जो है वो क्या कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए। Object behind section 34 clearly being that party invoking matter must act at earliest possible opportunity. Any delay in invoking that section or taking of step in proceeding would be construed as waiver of such right. ये तो मैं आपको आगे चल के भी थोड़ा सा बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ कि पार्टी को प्रॉम्प्टली कोर्ट को कहना चाहिए कि जी जंपिंग डिमांड करनी चाहिए कि जी मैं जो है ना वो क्या कहते हैं इसका फैसला पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू करवाना है। अच्छा, अब अगर हम सेक्शन 34 को देखें तो उसमें ये एसेंशियल बनते हैं। देयर इज़ अ वैलिड सबमिशन, द प्रोसीडिंग इन द कोर्ट हैव बीन कमेंस्ड बाय द पार्टी टू द सबमिशन or a party claiming through or under him against another party to the submission or a party claiming through or under him। यानी एक पार्टी या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव दूसरे के अगेंस्ट क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रोसीडिंग को स्टे करें। ठीक है। द प्रोसीडिंग आर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिव टू बी रेफर्ड है, वही मैटर है जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा गया है। द एप्लीकेशन इज मेड बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग, और एप्लीकेशन 34 की भी उसी पार्टी की तरफ से आई है जो उसमें फरीक है। द एप्लीकेशन इज मेड बिफोर फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट और टेकिंग एनी अदर स्टेप इन प्रोसीडिंग। ठीक है, इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। द पार्टी अप्लाइंग फॉर स्टे वाज एंड इज रेडी एंड विलिंग टू डू ऑल थिंग नेसेसरी टू प्रॉपर कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये मैं बता चुका हूँ। अब फॉलोइंग आर कंसीडर्ड सफिशिएंट रीजंस वेयर द कोर्ट कैन रिफ्यूज टू स्टे द प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे कोर्ट कहेगी नहीं मैं ही फैसला करूंगी, ये कोई सफिशिएंट रीजन है कि कोर्ट प्रोसीडिंग को स्टे करे। क्या? द डिस्प्यूट फॉल आउट ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी जो कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग है वो मैटर प्रॉपर्टी ए का है और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो प्रॉपर्टी बी का है। ठीक है। अच्छा, ये आपसे शेयर करने का मतलब ये है कि आप अपनी आउटलाइन बनाएं तो वहां पे आप भी कुछ इलस्ट्रेशंस लिख सकें। ठीक है। Number 2, that the forum selected to arbitrator or the arbitrator nominated is not likely to decide the dispute fairly and justly। या जहाँ कोर्ट को लगे कि भाई वो जो आर्बिट्रेटर है वो इसका फेयरली एंड जस्टली फैसला नहीं कर सकते। देयर इज नो पर्सनल बायस और प्रेजुडिस अगेंस्ट द एप्लीकेंट, सच बायस और प्रेजुडिस मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू टेंजिबल मटेरियल एज मैटर ऑफ फैक्ट एंड नॉट। अब देखिए ना, जो पार्टी कोर्ट से फैसला करवाना चाह रही है वो कहेगी कि ये
जो आर्बिट्रेटर हैं वो इनके साथ क्लूसिव हो गए हैं, मिल गए हैं, वो इनको फेवर देना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑल नेसेसरी पार्टी टू द सूट आर नॉट पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट द क्लेम ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सच पार्टी विदाउट फियर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन, ठीक है। लो जी, इसमें वो जो पार्टीज प्रोसीडिंग में हैं वो सारी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में फरीक ही नहीं है, तो ऐसे में फिर कोर्ट ही फैसला करेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कुछ पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया, कुछ ने नहीं किया और उनका क्लेम भी सेपरेट नहीं हो सकता। देखिए हमने एक सेक्शन पढ़ा था, अगर उनका क्लेम सेपरेट हो सकता है तो इंटरेस्टेड पर्सन्स की हद तक कोर्ट भेज सकती है, लेकिन जहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं हो सकती वहाँ पे कोर्ट नहीं उसको भेज सकती, ठीक है। वेयर डिफिकल्ट एंड इंट्रिकेट क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो गया वहाँ पे भी कोर्ट कह सकती है मैं फैसला करूँगी। वेयर द डिफेंडेंट इन्वोक आर्बिट्रेशन आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, अब उसने अपना राइट वेव कर दिया है या नेसेसरी स्टेप अदर स्टेप्स के बाद वो अब कोर्ट को कह रहा है। वेर ऐसे भी तो हो सकता है फाइनल फैसले के तहत वक्त पार्टी कहे जी कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू आर्बिट्रेशन के, वेयर इट इज शोन दैट द डिफेंडेंट अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एट द टाइम व्हेन द प्रोसीडिंग्स वर कमेंस वाज नीदर रेडी एंड विलिंग नॉर विलिंग स्टिल विलिंग आर रेडी टू डू, जब कोर्ट को लगे कि वही पार्टी डिफॉल्ट पे है और वही स्टे करवाना चाह रही प्रोसीडिंग, यानी ना वो आर्बिट्रेशन के थ्रू चलाना चाह रही कार्रवाई और ना वो कोर्ट में चलाना चाह रही है। वेयर ऑल द पार्टी आर एग्रीमेंट आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटिव ब्रीच। चले इसको छोड़ें, ये आपको समझ आ गई कि ये वो सफिशिएंट रीजंस है जिस पे कोर्ट कहेगी कि भाई मैं नहीं उधर मैटर रेफर करती, ठीक है। अब ये वो प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ पे कोर्ट कहेगी कि भाई उधर ही जाना है आपने। आर्बिट्रेशन क्लॉज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन क्लास मौजूद है। डिफेंडेंट रिजेक्शन ऑफ क्लेम एज टू द क्वांटम ऑफ लॉस देयरफॉर बीन आउट टू हैव बीन कॉल्ड अपॉन डिटरमिन द अमाउंट ऑफ लॉस, डिफेंडेंट एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ सूट एक्सेप्टेड। अच्छा ये भी वही आ गया, चले। अच्छा अब आ गया वो कि नेसेसरी स्टेप टेकन इन द प्रोसीडिंग, उसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर टाइम टू फाइल रिटन स्टेटमेंट इज स्टेप इन प्रोसीडिंग, यानी वही पार्टी। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, ये जो है ना कि रिटन स्टेटमेंट या नेसेसरी स्टेप जो हैं वो अभी जो हैं वो क्या कहते हैं, नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो अभी जो हैं वो क्या कहते हैं लिए हैं या नहीं लिए, ये तब की बात है जब अभी सेक्शन 34 की एप्लीकेशन नहीं आई। अगर एक पार्टी ने सेक्शन 34 की एप्लीकेशन दे दी है तो उसके बाद अगर वो रिटन स्टेटमेंट भी दे देती है, अगर उसके बाद कोई नेसेसरी स्टेप भी हो जाता है तो वो मैटर नहीं करेगा। देखना ये है कि ऐसे तो नहीं है कि पार्टी ने पहले सूट में प्रोसीडिंग करवा ली और जब उसको लगा मैं हारने लगी हूं तो उसने 34 की एप्लीकेशन दे दी है स्टे की प्रोसीडिंग की, तो ये मैटर करेगा जब एप्लीकेशन 34 की आ रही है कि क्या उस वक्त नेसेसरी स्टेप लिए उस पार्टी ने, अगर तो ले लिए हैं तो फिर वो वेव हो गया, अदरवाइज उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर टाइम, अच्छा जी डिफेंडेंट प्रेइंग टाइम, अच्छा जी अगर वही एप्लीकांट जिसने 34 की एप्लीकेशन दी है और वो अपनी एप्लीकेशन देने से पहले कोर्ट से कह रहा था मुझे रिटर्न स्टेटमेंट के लिए टाइम दें, तो ये नेसेसरी स्टेप हो गया उसकी तरफ से, ठीक है। ये उसने स्टेप ले लिया, इसका मतलब है कि वो दावे कोई चलाना चाह रहा था। डिफेंडेंट प्रेइंग टाइम टू फाइल ऑब्जेक्शन टू एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन ऑन अर्जेंट डेट, या वो अर्जेंटमेंट लेता रहा किसी एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए। प्रे फॉर अर्जेंटमेंट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट फॉर मोर देन वन डेट वुड नॉट अमाउंट टू स्टेप इन प्रोसीडिंग्स। अच्छा जी यहाँ वो दोनों तरफ जजमेंट्स हैं। एप्लीकेशन मेड फॉर परमिशन टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट, डिफेंडेंट वुड बी डीम टू हैव अवेल्ड ऑफ द राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 30 बिफोर टेकिंग एनी स्टेप इन सूट। पार्टी ने जो है वो 34 की एप्लीकेशन से पहले जो है कोई एप्लीकेशन दे दी है कि मुझे परमिशन दिया जाए टू अपीयर एंड डिफेंड का, वे डिफेंडेंट ऑब्टेन लीव टू डिफेंड द सूट विदाउट रेजिंग प्ली द प्रोसीडिंग, यानी उसने 34 की एप्लीकेशन से पहले ही एप्लीकेशन दे दी है, नेसेसरी स्टेप ले लिया कि मुझे दावा डिफेंड करने की इजाज़त दे दी जाए, तो इसका मतलब है कि उसने जो अपना राइट था फॉर डिसीजन थ्रू आर्बिट्रेशन उसको क्या कर दिया, वेव कर दिया, ठीक।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आहो, अब मैं इसको कैसे इससे जान छुड़वाऊं। अच्छा, शुक्र है। अब टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर डिटर्मिंग वेदर एन एक्ट इज अ स्टेप इन द प्रोसीडिंग और नॉट वुड बी एज टू वेदर इट डिस्प्ले एन अनइक्विवोकल इंटेंशन टू प्रोसीड विद द सूट एंड टू गिव अप द राइट टू हैव द मैटर डिस्पोज ऑफ बाय आर्बिट्रेशन। देखना यह है कि क्या वो पार्टी की इंटेंशन शुरू में दावा चलाने की थी या उसकी इंटेंशन यही थी कि मैं आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाऊं। स्टेप टेकन बाय पार्टी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन डू नॉट डिसएंटाइटल टू आस्क फॉर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग। वही बात, अगर 34 की एप्लीकेशन आ गई तो उसके बाद के स्टेप नहीं देखे जाएंगे, पहले स्टेप देखे जाएंगे। ओनली दो स्टेप विच वर टेकन बिफोर मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 34 arbitration could disentitle a party to ask for a stay. Reader statement which was filed after filing of section 30 would not debar the defendant from seeking the stay. Where however party to suit allow the suit to proceed in any manner, the conduct would indicate that he had abdicate his claim to have the dispute decided under the arbitration clause. ठीक है, तो होप के आपको इसकी जो है वो समझ आ गई। अब हम अगला सेक्शन देख लेते हैं, वो क्या था। Effect of legal proceeding on arbitration. No reference nor award shall be rendered invalid by reason only of the commencement of legal proceeding upon the subject matter of the reference, but when legal proceeding upon the whole of the subject matter of the reference have been commenced between all the party to the reference and a notice thereof has been given to arbitrator or umpire, all further proceeding in a pending reference shall, unless a stay of proceeding is granted, under be invalid। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, देखिए, एक तरफ से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल रही थी और दूसरी तरफ से पार्टी ने आके सूट कर दिया। क्या कर दिया? सूट कर दिया। अब अगर किसी ने आके तो सिविल कोर्ट का दरवाजा नॉक कर लिया है तो वो जो आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगी, वो चलती रहेंगी, वो वैलिड होंगी। लेकिन जब उनको इस चीज का इल्म हो गया कि भाई ये मैटर जो है वो सिविल कोर्ट में आ गया और कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली है, उसको टेकअप कर लिया है, तो उसके बाद अगर वो कोई प्रोसीडिंग करेंगे या उसको प्रोसीड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो नल एंड वाइड हो जाएगी, अनलेस के कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग जो है वो सेक्शन 34 के तहत क्या कर दे? स्टे कर दे। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगी। Effect of legal proceeding on arbitration. No reference nor award shall be rendered invalid by reason only of commencement of legal proceeding upon the subject matter of the reference, but when legal proceeding upon the whole of the subject matter of the reference have been commenced between all the parties to the reference and a notice thereof has been given to the arbitrator or umpire, या और आर्बिट्रेटर्स को पता चल गया कि ये प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट में हो रही हैं, all further proceeding pending shall, unless stay of proceeding will be invalid. In this section the expression party to the reference include any parties claiming under any of the parties and under the same title। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 36 है, वो कहता है पावर ऑफ द कोर्ट वेयर आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट वेयर आर्बिट्रेशन इज ordered not to apply to a particular difference to order that a provision making an award a condition precedent to an action shall not apply to such difference, where it is provided whether in the arbitration or other that an award under an arbitration shall be a condition precedent to the bringing of an action with respect to any matter to which the agreement applies, the court, if it orders whether under this act or any other law that the agreement shall cease to have effect as regards any particular difference, may further order that said provision shall also cease to have effect as regard that difference। अच्छा, इसको समझिए। देखिए, एक तो ये कंडीशन लिखी हुई है ना उसके अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर
कि जी अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेटर के थ्रू फैसला करवाएंगे। ओके, लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो कि अगर हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाएंगे, और जब तक आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला नहीं हो जाता कोई पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन लिखी हो तो ये वाला सेक्शन ये कहता है कि स्टिल कोर्ट उसके ऊपर कह सकती है कि ये वाली जो कंडीशन है कि जी जब तक अवार्ड नहीं जारी होता सिविल कोर्ट में नहीं जाना, वो उस कंडीशन को सिविल कोर्ट फिर भी क्या कर सकती है, उसको सीज कर सकती है, उसको मनसूख कर सकती है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, where it is provided whether in the arbitration agreement or otherwise that an award under an arbitration agreement shall be condition precedent to bringing of an action with respect to any matter to which the agreement applies। ठीक है, यानी वो शर्त है कि अगर कोर्ट में आना है तो पहले फैसला करवाना है। द कोर्ट इफ इट ऑर्डर वेदर अंडर दिस अनदर लॉ दैट द एग्रीमेंट शेल सीज टू हैव अफेक्ट एज रिगार्ड एनी पार्टिकुलर डिफरेंस। अगर कोर्ट ने वन वे और दी अदर वे उस एग्रीमेंट को ही नल एंड वाइड कर दिया है तो मे फर्दर ऑर्डर दैट द सेड प्रोविजन शेल आल्सो सीज टू हैव अफेक्ट एज रिगार्ड दैट डिफरेंस। तो कोर्ट कह सकती है कि वो जो कंडीशन प्रेसिडेंट है कि पहले अवार्ड का करवाओ वो भी नल एंड वाइड है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने कहीं पे वो एग्रीमेंट चैलेंज हुआ है और वो वाइड हो गया है तो फिर कोर्ट ये भी कह सकती है कि ये कंडीशन भी जो है वो क्या है, वो वाइड है। होप कि आपको समझ आ गई। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।